सो हेलो एवरीवन, मैं सर्वेश अग्रवाल। आज हम फिर से पढ़ेंगे एचएपी सेकंड, जो कि बी फार्म सेकंड सेम का सब्जेक्ट है। हम इसमें थर्ड चैप्टर रीड कर रहे थे, जिसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम को रीड कर रहे थे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्क कैसे है, उसका पूरी एनाटॉमी कैसे है, अलग अलग पार्ट्स के बारे में। तो हमने इनिशियली ऑसोफेगस वगैरह यानी फर्स्ट मेटाबॉलिज्म के बारे में या फर्स्ट डाइजेशन के बारे में हमने बात कर ली थी। अब हम आते हैं मेन डाइजेशन पे। कहाँ पे? स्टमक पे, जहां से मेन प्रोसेस बाकी सारे डाइजेशन मेटाबॉलिज्म एडीएमई का पार्ट कहाँ से मेनली स्टार्ट होता है। सच स्टमक जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। स्टमक क्या होता है, जिसको मेनली पेट बोलते हैं, जहां पे क्या होता है कि आपका जो फूड है उसको प्रॉपरली ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ एसिड। ठीक है, बॉडी में जो एसिडिटी प्रोड्यूस, पेट में जो एसिडिटी प्रोड्यूस होती है वो यही स्टमक से ही होती है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? हॉलो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मस्कुलर तो होगा ही, ऑब्वियस है ये तो। और बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है इसका। और इसका साइज और शेप जो होता है वो डिफरेंट होता है। मतलब उसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं। आपका एज एक फैक्टर है कि एज कितनी ज्यादा डेवलप हो रही है, उस हिसाब से आपके ऑर्गन्स डेवलप होते जा रहे हैं। बाकी आपका जैसे आपका वेट कितना है उस पर भी काफी ज्यादा डिपेंड करता है। बॉडी कितनी चौड़ी है, कितनी लंबाई है, ये सारी चीजें भी अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, बाकी एक फैक्टर ये भी होता है, बट वो सिचुएशनल होता है कि स्टमक में उस टाइम पे कितना ज्यादा कंटेंट है। लाइक आपने तुरंत खाना खाया तो उस समय स्टमक का साइज ज्यादा होगा क्योंकि वो एक्सपेंडेड फॉर्म में होगा, और आपने बहुत देर से खाना नहीं खाया तो स्टमक का साइज थोड़ा कम होगा। ठीक है, ये चीज ये हो गए आपके साइज एंड शेप के अलग अलग फैक्टर्स। ठीक है, बॉडी पोस्चर भी एक इसका फैक्टर होता है कि आपका बॉडी पोस्चर आपने कैसा बना रखा है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं राइट बॉडी पोस्चर ज्यादा ही जरूरी है आपकी बॉडी के लिए। ठीक है, स्टमक कहाँ पे होता है? स्टमक लाई करता है किसमें? ऑसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब ऊपर से ऑसोफेगस आ रहा है, हमने पहले भी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, और नीचे वो स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी इन दोनों के बीच में ब्रिज का भी काम कर रहा है, और बाकी जो उसका काम है वो तो कर ही रहा है। मतलब ऊपर से जो ऑसोफेगस से आता है और स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है तो उसका एक पाथवे भी क्रिएट करता है। ठीक है, बाकी सेकेंड फेज जो डाइजेशन होता है वो यहीं पे होता है आफ्टर द मैस्टिफिकेशन। मैस्टिफिकेशन मतलब चबाना। ठीक है, जब हम दांत की हेल्प से और पूरा बक्कल कैविटी में जो प्रोसेस करते हैं खाने के साथ में, वो हम मैस्टिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सेकंड फेज जो डाइजेशन होता है वो यहीं पे होता है, स्टमक में होता है, जिसमें क्या होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है इनटू स्मॉल कंपोनेंट्स, मतलब और ज्यादा फाइन और ज्यादा पेस्ट की तरह पूरा का पूरा बनाया जाता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब इसकी हम एनाटॉमी पढ़ेंगे। इसकी एनाटॉमी में देखेंगे हम मेनली क्या है, ये एक एब्डोमिनल कैविटी है, मतलब एब्डोमिनल कैविटी का पार्ट है, और ये जस्ट जो आपकी पूरी एब्डोमिनल कैविटी है उसके लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, बिटवीन ऑसोफेगस और ड्यूडिनम। ड्यूडिनम क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट या अपर मोस्ट पार्ट होता है। ठीक है, अब इसको एनाटॉमिकली क्या होता है, इसको डिवाइड कर सकते हैं 4 रीजन में। ठीक है, इसकी एनाटॉमी अगर हम पढ़ रहे हैं क्योंकि, तो हम एनाटॉमिकली देखेंगे उसको कैसे डिवाइड किया जा सकता है। तो इसको 4 रीजन में डिवाइड कर दिया सकता है। कार्डिया, फंडस, बॉडी यानी कॉर्पस बोलते हैं इसको, और पाइलोरस। ये 4 पार्ट्स हो गए इसके। ठीक है, अब इसको क्या होता है, सबसे पहले जो आपका कार्डिया होता है, कार्डिया क्या होता है, वो ऑसोफेगस के जस्ट बाद होता है। ठीक है, उसके बाद फंडस होता है जो कि डोम शेप का होता है, और ये क्या करता है, फॉर्म करता है किसको? अपर कर्वेटर ऑफ स्टमक, यानी ऊपर का जो सबसे पहला कर्व होगा। अभी हम डायग्राम स्टडी करेंगे, पहले डायग्राम देख लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। ये हो गया आपका, ये आपका डायग्राम है। ठीक है, इंटरनल डायग्राम और स्ट्रक्चरल, मेन स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। ठीक है, बाकी हम देखेंगे यहाँ पे ये ऑसोफेगस है। ठीक है, यहां से ये कनेक्ट हो रहा है इससे। ठीक है, अब ये कार्डिया हो गया, जहां पे ये कनेक्ट हो रहा है किससे? ऑसोफेगस से। ये कार्डिया वाला पार्ट हो गया। ठीक है, फिर आपका फंडस है जो कि यहाँ अपर मोस्ट पार्ट होता है, और ये वाला एरिया फॉर्म करता है। ठीक है, और ये जो यहाँ पे बेंड हो रहा है ना, इसको कार्डियक नोच बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी ये बॉडी वाला पार्ट हो गया, इसको कार्पस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या पार्ट हो गया? ये पाइलोरस हो गया। यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो टर्न है ये पाइलोरस हो गया। ठीक है, और ये लास्ट में आपका ड्यूडेनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, ये आपका हो गया पूरा का पूरा क्या बोलते हैं इसको, स्टमक। ठीक है, ये स्टमक का पार्ट हो गया, जिसमें आपका कार्डिया इसका पार्ट है, फंडस पार्ट है, बॉडी यानी कॉर्पस, और एक फिर पाइलोरस। ठीक है, बाकी यहाँ पे ड्यूडेनम से कनेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे किससे कनेक्ट हो रहा है? ऑसोफेगस से। ठीक है, ये बीच का पार्ट हो गया। आगे हम एक और स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे जिसमें हम उसके लेयर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, अभी हमने स्टमक के पार्ट्स के बारे में जाना, अब हम ये देखेंगे उसके लेयर्स, मतलब कितने लेयर्स से मिलकर फॉर्म होता है और उनका क्या काम होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखेंगे एक हमने ऐसे कट मारा है यहाँ पे। ठीक है, जब इसका कट किया है तो इसमें अलग अलग लेयरिंग आ गई है। ठीक है, तो उसके अलग अलग लेयरिंग को यहाँ पे आप देखेंगे जूम स्ट्रक्चर में,
तो सबसे अंदर वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, म्यूकोसा। ठीक है, कभी भी जो सबसे रेयर और सबसे पहला पार्ट होता है वो म्यूकस होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकोसा। ठीक है, इसी से बना होता है, ये म्यूकस से मिलकर बना होता है म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद दूसरा पार्ट आपका आता है अंदर की तरफ से, सेकंड पार्ट सब म्यूकोसा। ठीक है, उसके बाद तीसरा पार्ट आता है मसल्स लेयर आता है। ठीक है, उसके बाद सेरोसा। ठीक है, ये चार पार्ट्स आपके हैं अलग अलग, जिसमें जो मिलके क्या बनाते हैं, स्टमक बनाते हैं, और इस चीज को इतना कैपेबल बनाते हैं कि इतना हाई एसिडिक कंपोनेंट इसमें सिक्रीट हो पाए और उसमें वो एडॉप्ट कर पाए उस सिचुएशन को। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे समझ चुके होंगे स्ट्रक्चर। हमने अब मैं फिर से बात कर ले रहा हूँ, यहां से आके ऑसोफेगस आपका कनेक्ट होता है। ठीक है, फंडस हो गया। ठीक है, ये कार्डिया वाला पोजीशन होता है। ठीक है, और ये उसकी पूरी बॉडी हो गई। ठीक है, कॉर्पोलस कॉर्पस, और ये आपका पाइलोरस, ये बॉन्ड। ठीक है, ये चारों पॉइंट हो गए यहाँ पे, स्टमक एंड उसके लेयर अच्छे से डिसाइड किए हुए हैं। ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे इसकी एनाटॉमी में कौन कौन से लेयर होते हैं, क्या क्या होते हैं, सारी चीजें। ठीक है, बाकी अब यहाँ पे चार लेयर्स जो दिए हुए हैं उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है कि कहाँ पे क्या हमने उसकी पोजीशनिंग तो पढ़ ली है। सबसे अंदर होता है म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा। ठीक है, उसके बाद मसल्स लेयर होता है, उसके बाद सेरोसा होता है। ये चार लेयर हो गए, तो एक दूसरे के पोस्टीरियर और एंटीरियर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आप इतना बना के तो लिख सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई आपकी स्टमक की एनाटॉमी में कि उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, और उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसके लेयर्स क्या क्या होती हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। और सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा आगे जब हम इसकी रीडिंग करेंगे, जब हम पढ़ेंगे कि क्योंकि इसका वर्किंग मेनली क्या है, इसकी काम क्या है स्टमक का, एसिड सिक्रेशन। ठीक है, तो एसिड सिक्रेशन के बारे में जब स्टडी करेंगे तो वो सारे पार्ट्स और नाम, क्योंकि उनका एक अलग अलग फैक्टर होगा कि वो क्या क्या काम करते हैं, वो सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। सो पहले ये चीज एनाटॉमी में सबसे जरूरी ये है कि उसके रीजंस यानी पार्ट्स के बारे में याद कर लिया जाए कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और फिर उसके बारे में कौन कौन से लेयर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं हिस्टोलॉजिकली, मतलब जो लेयर्स या उन सब की स्टडी होती है उसको हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अभी ये जनरली हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हम इसकी फिजियोलॉजी यानी एसिड प्रोडक्शन इन स्टमक जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे और क्या चीज प्रेजेंट होता है, मतलब क्या सिक्रीट होता है। ठीक है, अब मेनली हमें एसिड पे फोकस करना है, बट म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि मेन एसिड होता है, गैस्ट्रिन, हिस्टामिन और एंस्ट्रिक फैक्टर्स एंड पेप्सिनोजन। ठीक है, ये चार चीजें हैं, सॉरी चार नहीं, मतलब चार पांच चीजें हैं जो कि सिक्रेट की जाती हैं किसके द्वारा, स्टमक के द्वारा। ठीक है, और एक विस्कस एल्कलाइन होता है म्यूकस जो कि सिक्रेट किया जाता है म्यूकस सेल, जो सबसे म्यूकस सेल होता है उसके द्वारा म्यूकस प्रोड्यूस किया जाता है। मतलब अलग अलग सेल अलग अलग चीजों का काम होता है। ठीक है, बाकी जो ये आपका म्यूकोसा होता है। ठीक है, म्यूकस जो लुब्रिकेशन होता है, जो सबसे पहले म्यूकस हमने क्योंकि म्यूकस की बात की तो हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि कौन सा चीज कहाँ पे क्या चीज को बैलेंस कर रहा है और क्या चीज में क्या चीज का हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेयरिंग के बारे में। लेयरिंग में सबसे पहला काम क्या है, म्यूकस। ठीक है, तो म्यूकस जो अल्कलाइन म्यूकस होता है वो सिक्रीट होता है म्यूकस सेल द्वारा। ठीक है, जो म्यूकस सेल हमने पढ़ा, ठीक है, वो किसका बना होता है, एक एपिथेलियल सेल होता है उसका बना होता है। ठीक है, ये आपका म्यूकस म्यूकस हो गया। ठीक है, जो म्यूकस लुब्रिकेट होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है किस चीज में, एपिथेलियल सेल जो कि स्टमक वॉल में प्रेजेंट होते हैं उनको डैमेज होने से बचाता है, जो भी एसिडिक कंटेंट आपके स्टमक में सिक्रीट होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, जो इंस्ट्रिक फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जो ग्लाइकोप्रोटीन, जो इंस्ट्रिक फैक्टर होता है वो एक तरीके का ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कि विटामिन 12 की जो एब्जॉर्बिलिटी होती है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, वो क्या करता है, पैरेटल सेल द्वारा सिक्रीट किया जाता है, और कहां पे होता है, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पास में होता है। ठीक है, और पाइलोरिक रीजन के पास में होता है। ठीक है, अब ये सेल क्या करते हैं, ये सारे सेल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, मतलब ये सारे नॉट सारे सेल, जो इंस्ट्रिक फैक्टर्स के जो सेल्स होते हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे एसिड प्रोडक्शन इन स्टमक। ठीक है, अभी कैसे एसिड प्रोड्यूस होता है, क्या क्या प्रोसेस होती है, वो सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एसिड के अलावा यहाँ पे म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिन, हिस्टामिन, एंस्ट्रिक फैक्टर्स और पेप्सिनोजन। ठीक है, ये सारी चीजें ये कुछ मतलब हार्मोन्स या फिर आप बोल सकते हैं कुछ कुछ एलिमेंट्स या फिर लुब्रिकेट्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं स्टमक के द्वारा। ठीक है, एक तरीके का फ्लूइड होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये क्या होता है, इसमें जो सबसे पहले हम म्यूकस की बात करेंगे। म्यूकस क्या होता है, एक तरीके का एल्कलाइन होता है। ठीक है,
जो कि म्यूकस सेल, जो हमने पढ़ा वहां पे कि सेल प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है, तो उसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है। और उसका काम क्या होता है, जो कि आपका जो स्टमक का वॉल है उसको प्रोटेक्ट करे फ्रॉम द एसिडिक कंपाउंड जो कि वहां पे जनरेट हो रहा है। मतलब जो एसिडिक फ्लूइड्स जो जनरेट हो रही हैं उससे उसके सेल वॉल को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि अगर डायरेक्ट एसिड के एक्सपोजर में आएगा कोई भी सेल तो उसमें कोई डैमेज हो सकती है। इसलिए एल्कली होता है वहां पे, एल्कलाइन सब्सटेंस होता है, ताकि वो उस चीज को, उसके पीएच को मैनेज करे और वो चीज उसके डायरेक्ट एक्सपोजर में ना आए। ठीक है। फिर दूसरा इंस्ट्रिक फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि एक तरीके का ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जो कि क्या करता है, एब्जॉर्बिलिटी बढ़ाता है और विटामिन बी 12 का। ठीक है। ये क्या पैरेटल सेल द्वारा, जो पैरेटल सेल प्रेजेंट होते हैं उसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है। मतलब जो इंस्ट्रिक फैक्टर्स होते हैं उसको पैरेटल सेल द्वारा सिक्रीट किया जाता है। और पैरेटल सेल कहाँ पे होती है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं वहां पे होती हैं, जो कि पाइलोरिक रीजन में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। अब ये सेल्स, जो सारी सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, वो क्या करती हैं, सिक्रीट करती हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। HCl जिसको बोलते हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन अ कंसंट्रेटेड फॉर्म में। मतलब एकदम कंसंट्रेटेड, हम बोलते हैं ना पेट का पीएच बहुत ज्यादा हाई होता है, मतलब स्टमक का पीएच, तो वो इसीलिए क्योंकि ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में प्रोड्यूस करती हैं, मतलब बिना मिलावट के, पूरा का पूरा 100% प्योर। ठीक है। ये हो गया आपका इनिशियल्स की, मतलब कहां से क्या चीजें फॉर्म हुई। ठीक है। अभी हमने बेसिक पढ़ा है। ठीक है। अब हम पूरा प्रोसेस पे जाएंगे कि कैसे क्या चीज का प्रेजेंट होता है, कहाँ पे क्या होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे मेनली कि जो मेन स्टेप्स होते हैं एसिड प्रोडक्शन में, कि प्रोडक्शन ऑफ एसिड स्टमक में कैसे होता है, कौन कौन से स्टेप उसमें फॉलो होते हैं, ये सारी चीजें हम अब पढ़ेंगे अच्छे से। अभी तो हमने बेसिक्स पढ़े हैं कि जो जो और लुब्रिकेंट्स होते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं, क्या चीजें, एक इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट होता है कि वहां पे एसिड का प्रोडक्शन हो। ठीक है। तो हम एसिड प्रोडक्शन पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले क्या होता है एसिड प्रोडक्शन में, जो स्टमक में एसिड प्रोडक्शन होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है, CO2 जो आपका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या होता है, पैरेटल सेल में डिफ्यूज होता है। ठीक है। जो कि पैरेटल सेल हमने पहले भी पढ़ा, पैरेटल सेल में एसिड प्रोडक्शन होता है, सबसे ज्यादा काफी ज्यादा हेल्प करता है वो सिक्रीट करने में एसिड। ठीक है। तो सबसे पहले CO2 जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है वो डिफ्यूज होता है किसे, पैरेटल सेल में। ठीक है। फिर पैरेटल सेल में एक तरीके का रिएक्शन होता है किसके बीच में, क्योंकि वहां पे वाटर पहले से प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो CO2, आपका CO2 यहाँ पे है और H2O वहां पे पहले से प्रेजेंट है, ये दोनों के बीच में रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में। एक तरीके का रिएक्शन होता है बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के बीच में, जिससे क्या होता है, आपका कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है। ठीक है। अब कार्बोनिक एसिड फॉर्म हुआ, ठीक है, सबसे पहले तो कार्बोनिक एसिड के कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डिसोसिएट कर जाते हैं, क्या करने के लिए, HCO3 बनाने के लिए। ठीक है। मतलब उन लोग के बीच में एक तरीके का बगावत हो गया। ठीक है। एक तरीके की चीजें हुई। ठीक है। तो वहां से क्या फॉर्म हुआ, अब वो एक कुछ जो मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने क्या बना लिया, HCO3 बना लिया। तो उससे क्या, एक आपका यहाँ पे HCO3 माइनस आयन बनाया उन्होंने, और एक आपके पास बच जाएगा कौन सा, H+ आयन बच जाएगा। ठीक है। फिर क्या होता है, HCO3 जो होता है वो क्या कर जाता है, मूव कर जाता है किसमें, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, जो कि वहां पे प्रेजेंट होता है एकदम अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में। वो कहां पे चला जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के पास में। ठीक है। तो ये आपके इनिशियल्स हो गए। यहाँ पे आप देखेंगे HCO3 फॉर्म हुआ, मतलब पहले कार्बोनिक एसिड फॉर्म हुआ, फिर उसके कुछ मॉलिक्यूल डिसोसिएट करके HCO3 बना लिए। ठीक है। फिर HCO3 क्या होता है, वो मूव कर जाता है कहां पे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पे। ठीक है। तो हमारे पास अभी बचा हुआ क्या हुआ है, अभी H+ आयन बचा हुआ है। और H+ आयन आपको पहले से पता होगा, H+ आयन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किस चीज के लिए, एसिडिक कंपाउंड्स के लिए। ठीक है। तो हम यहाँ से अब मूव करेंगे, हम इनिशियल हम शायद समझ चुके हैं कि सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले स्टार्ट होता है कहां से, CO2 पैरेटल सेल में आता है, पैरेटल सेल से डिफ्यूज होता है, उसके बाद वाटर के साथ अपना एक रिएक्शन फॉर्म करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के फॉर्म में, फिर कार्बोनिक एसिड बनाता है। फिर कार्बोनिक एसिड के कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिसोसिएट कर जाते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, HCO3 माइनस माइनस आयन। उसके बाद उससे एक बचता क्या है हमारे पास, H+ आयन मेनली बच जाता है। ठीक है। फिर जो HCO3 होता है वो वहीं पे नहीं रुकता है, वो क्या करता है, मूव कर जाता है कहां पे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ में, अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट। ठीक है। बाकी के प्रोसेस पढ़ने के लिए हम लोग कहां चलेंगे, चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। क्योंकि वहां पे हमने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया हुआ है। ये आपको इजी बनाने के लिए मैंने वो चीज को एक रिएक्शन के थ्रू मैंने समझा दिया है। बाकी यहाँ पे अब हमारा क्या, यहां तक हमने पढ़ लिया है, क्या हुआ आपका
HCO3 मूव कर गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ, ठीक है। फिर उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन H प्लस आयन का वो होता है किससे, अक्रॉस पैरेटल सेल इनटू ल्यूमन ऑफ स्टमक, ठीक है, जो कि क्या होता है, जो स्टीप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है उसके बिल्कुल भी अगेंस्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन पंप बोलते हैं। यहाँ पे आपका काम आता है, आपने वो पढ़ा होगा, मतलब अभी कहाँ पढ़ा होगा, आप आगे पढ़ेंगे प्रोटॉन पंप के बारे में, काफी अच्छे से पढ़ेंगे, एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी होता है, ठीक है। ये जो प्रोसेस हुआ आपका कि जो पैरेटल जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हुआ किसका, H प्लस आयन का अक्रॉस पैरेटल सेल इनटू ल्यूमन्स जो प्रेजेंट होता है स्टमक में, वो प्रेजेंट हुआ, क्या वो उसका जो प्रोसेस हुआ उसको क्या बोलते हैं, पूरा प्रोटॉन पंप बोलते हैं, जो कि मीडिएट किया जाता है किसके द्वारा, H प्लस K प्लस यानी हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase, ठीक है, इसके द्वारा इस चीज को मीडिएट किया जाता है, इन दोनों इनके प्रेजेंट में या इनके मीडिएटर में वो प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है। अब अलोंग विद द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हाँ, तो यहाँ पे H का यानी H प्लस का एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, जिसके साथ क्या होता है, क्लोराइड जो Cl होता है, Cl माइनस होता है, Cl माइनस होता है, वो उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है इसके हाइड्रोजन के एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के साथ में, ठीक है। तो अब यहाँ पे जनरली कॉमन सेंस है, अगर ये दोनों का ट्रांसपोर्टेशन एक साथ हो गया है तो दोनों एक साथ बाइंड कर लेंगे, क्योंकि इसके पास नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड शेयर कर लेंगे और एक HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। बट उसके लिए एक स्टेप ये भी इंपॉर्टेंट है कि मतलब जो क्या बोलते हैं, जो ये अमाउंट होता है किसका, एनर्जी का रिक्वायर होता है किसके लिए, H प्लस आयन के लिए, तो यहाँ पे H प्लस आयन का डिफ्यूजन हो रहा था, फिर उसके बाद Cl का भी डिफ्यूजन हो गया उसके साथ में एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में, तो ये दोनों मिलके फॉर्म करके HCl बना लिए, यहाँ आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका यहाँ पे फॉर्म हो गया, ठीक है। बाकी कुछ पोटेशियम आयन भी होते हैं जो कि मूव कर जाते हैं इन द एक्सचेंज, जब सेल के बीच में एक्सचेंज होता है हाइड्रोजन का, जब एक सेल से दूसरे सेल के बीच हाइड्रोजन का एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन या एक्सचेंज होता है, उस बीच में क्या होता है, कुछ पोटेशियम भी होते हैं जो कि एक दूसरे में जंप कर जाते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर एसिड का सिक्रीशन कैसे होता है स्टमक में, उसके बारे में हमने ये चीज की स्टडी कर ली। अब उसमें हमने एक टर्म ये भी पढ़ा, प्रोटॉन पंप, इसके बारे में, इस प्रोसेस को याद रखिएगा, आगे ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा जब आप फार्माकोलॉजी अगले सेमेस्टर, नॉट अगले सेमेस्टर, अगले के अगले सेमेस्टर में जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, जब HAP आप अच्छे से पढ़े रहिएगा। उसके बाद हम आते हैं किस पे, रेगुलेशन ऑफ एसिड लिखा हुआ है, रेगुलेशन ऑफ एसिड प्रोडक्शन थ्रू द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इसमें हमें यह पढ़ना है कि जो एसिड प्रोडक्शन होता है उसका जो रेगुलेशन होता है, उसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है, ठीक है। अब ये चीज हम इसमें देखेंगे, इसमें क्या होता है कि एसिड प्रोडक्शन जो होता है नर्वस सिस्टम का, वो 3 फेजेस में होता है, ठीक है, फूड का किसी भी 3 फेजेस में होता है, ठीक है। अब एक फेज आपका सेफलिक फेज है, ठीक है, और दूसरा फेज फिर गैस्ट्रिक फेज है, और फिर इंटेस्टिनल फेज है। अब ये 3 फेज है जहां जहां पे उसका क्या बोलते हैं, डाइजेशन कंप्लीट होता है, ये डाइजेशन का प्रोसेस जो कि एसिड रेगुलेशंस होता है, एसिड सिक्रेशन का रेगुलेशन, वो इन्हीं तीनों फेज से फॉर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, सेफलिक जो फेजेस है उसके बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका जो क्या बोलते हैं, रेट होता है, रेट ऑफ गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन, वो काफी ज्यादा हाई होता है, लगभग लगभग 50 ml पर आवर्स के हिसाब से उसका सिक्रेशन होता रहता है, ठीक है, इस फेज में, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो आपका फेज होता है सेफेलिक फेज, इसमें क्या होता है, ये बहुत ही मतलब लाइक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, नियर अबाउट पूरे जो गैस्ट्रिक सिक्रेशंस है उसका जस्ट 45%, मतलब नियरली 45% जो होता है वो मतलब जब फुल मील का प्रेजेंस होता है तब होता है, ठीक है। अब इस फेज में क्या क्या होता है, इस फेज में क्या होता है, फूड एंटर करने से पहले ये फेज स्टार्ट हो जाता है, जस्ट नियरली आपने कोई फूड देखा या फिर स्मेल किया या कुछ भी, मतलब उसका आपको सेंस फील हुआ, वहां से इस फेज का मेन काम स्टार्ट हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि खाना देखते ही मुंह में पानी आ गया, तो वो एक होता है आपका सिफेलिक फेज ऑफ द डाइजेशन, ठीक है। गैस्ट्रिक सिक्रेशन का ये सिफेलिक फेज हो गया, जो कि आपका सेंस यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्व से वो चीज कनेक्ट होके आपको पता चल रहा है कि आप खाना देखा, आपने भूख लग गई और आपको वो खाना अब खाना है, ठीक है। तो उसके पहला फेज यहां से स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है,
सेरेब्रल कॉर्टेक्स और जो आपका एपेटाइट सेंटर होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, उस ऑरिजिन साइट से एक न्यूरोजेनिक सेंटर सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, जिससे पता चलता है कि हमें अब भूख लगने वाली है। ठीक है, अब ये इंपल्सेस जो होते हैं वो कैरिड किए जाते हैं किधर, डोरसल वेगल न्यूक्लियाई एंड देन इनटू द स्टमक वाया वेगस नर्व्स। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, पहले उस जो सिग्नल जनरेट हुआ है उसको कैरिड करेंगे किससे, डोरसल वेगल न्यूक्लियाई, और फिर उसके बाद कहां पे ले जाएंगे, स्टमक पे ले जाएंगे। किसके हेल्प से, वैगस नर्व नाम की एक नर्व होती है, उसके हेल्प से वो स्टमक को पास लेके जाएंगे। अब जब स्टमक के पास जाएगा तो सिंपल सी प्रोसेस है, फिर एसिड सिक्रेशन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जब स्टमक के पास आ जाएगा तो स्टमक क्या करेगा, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन होने लगेगा, किससे, पैरेटल सेल से। हमने अभी उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर उसके बाद गैस्ट्रिन का भी सिक्रेशन करेगा फ्रॉम जी सेल्स। ठीक है, उसके बाद पेप्सिनोजन का भी करेगा फ्रॉम पेप्टिक सेल्स जो होती हैं। ठीक है, अब ये क्या करती हैं, ये सारी सिक्रेशंस क्यों होंगे, क्योंकि ब्रेन ने कमांड दिया, और ब्रेन कमांड किसको देता है, दो तरीके के सेल्स होते हैं, एफेरेंट एंड एफेरेंट। ठीक है, तो एफेरेंट फाइबर्स जितने भी होंगे वेगस के, यानी अभी नर्व्स पढ़ा ना वेगस, तो एफेरेंट नर्व्स फाइबर जब कमांड दिए तो ये सारे प्रोसेस आपके स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा पॉइंट दिया हुआ है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट हम इसको कंसीडर करते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो गैस्ट्रिक सिक्रेशन मीडिएट किसके द्वारा किया जाता है, वेगस नर्व्स के द्वारा, ये हमें पता ही है। ठीक है, और ये और चीजें क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है किस चीज को, इमोशंस को भी कभी कभी इन्फ्लुएंस करता है। जैसे आपका एंगर हो गया, हॉस्टिलिटी कभी कभी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि गैस्ट्रिक सिक्रेशन या मोर्टेलिटी की वजह से। जबकि कभी कभी क्या होता है कि डर लगता है, डिप्रेशन क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। सेम मतलब आपने कभी कभी देखा होगा कि जब आपको गुस्सा आता है या फिर लाइक और कुछ इरिटेशन टाइप की होती है, उस टाइम थोड़ा भूख लग जाता है। ऑन द सेम हैंड जब आपको डर लगता है या फिर एक डिप्रेशन टाइप के फेज में आप जब जाते हैं, डिप्रेस कभी होते हैं, तो आपकी भूख खत्म हो जाती है। सो ये क्या करता है, वहां से भी एक रेगुलेशन होता है इस चीज का, जिसमें क्या होता है कि एग्रेसिव जो कभी आप एग्रेसिव होते हैं तो आपकी हाइपर एसिडिटी और पेप्टिक अल्सर जो कि इंक्रीज हो काफी ज्यादा इंक्रीज प्रोसेस में होने लगता है, क्योंकि आपकी बॉडी एक हाइपर कंडीशन में चली जाती है। ठीक है, अभी हमने पहला फेज पढ़ लिया, उसके बाद दूसरा फेज यहाँ पे है गैस्ट्रिक फेज। अब गैस्ट्रिक फेज क्या है, गैस्ट्रिक फेज जो होता है उसमें गैस्ट्रिक सिक्रेशन क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है सिफेलिक फेज से, क्योंकि पहले में ही ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है। ठीक है, तो उस चीज को बैलेंस भी करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लास्ट करता है, मतलब काफी लंबे समय तक चलता है, क्योंकि ऑब्वियस है, मतलब गैस्ट्रिक फेज है, यानी इसमें मेन मेटाबॉलिज्म हो रहा है। ठीक है, सॉरी, मेन प्रोसेस हो रहा है डाइजेशन का। ठीक है, तो ये काफी लंबे समय तक फॉर्म होता है, नियरली 50% ऑफ द टोटल गैस्ट्रिक सिक्रेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब तक फूड स्टमक में रहता है तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। इस फेज में क्या क्या होता है, ये फेज क्या होता है, जैसे ही पेट में मतलब स्टमक में कोई भी फूड एंटर करता है, मतलब पहला वाला विदाउट एंटर किए हुए स्टार्ट हो जाता है, और ये वाला कहां पे होता है, जब स्टमक में एंट्री हो चुकी है। ठीक है, तब स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद स्टमक की जो बॉडी होती है वो एक्सपैंड हो जाती है। हमने पहले भी इसके ऊपर पढ़ा कि जब फूड उसमें एंटर करता है, कंटेंट कितना है उस पर काफी ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो एक्सपैंड करता है आफ्टर रिसीविंग द फूड। उसके बाद क्या करता है, द लोकल माइंड्रिक एंड वैगोवैगल रिफ्लेक्सेस कॉज होते हैं, जो कि क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रेशंस को बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एंट्रम होता है, एंट्रम यानी पाइलोरस, हाँ पाइलोरस, पाइलोरस जो होता है वो सबसे लास्ट पार्ट होता है। उसमें क्या होता है कि गैस्ट्रिन रिलीज होता है, कहां से, एंट्रल जी सेल्स जो होते हैं, हमने पहले ही पढ़ा। ठीक है, जो कि मीडिएट किया जाता है वेगस, यानी वेगस नर्व्स के द्वारा, एंड लोकल रिफ्लेक्सेस, मतलब वहां पे अब उसको पता चला है कि वहां पे फूड आया है तो हमें उस चीज की जरूरत है, तो वहां पे एक लोकल रिफ्लेक्स एक्टिविटी भी काम करती है। ठीक है, एज द पीएच बिकम लो, मतलब 3 से, यानी 3 पीएच 3 से जब उसका लो हो जाता है, गैस्ट्रिन जो होता है वो इनहिबिटेड हो जाती है। ठीक है, मतलब अगर पीएच 3 से ज्यादा हो रहा है तो गैस्ट्रिन को क्या करेंगे, इनहिबिट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, पीएच सिक्रेशन भी बैलेंस हो जाएगा, वो एसिडिक से मतलब बेसिक की फॉर्म में नहीं जाएगा। अगर आपने पीएच स्केल पढ़ी हो तो जब ऊपर की तरफ मूव करता है 1 2 3 4 5 6, मतलब हम बेसिक की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब एसिडिटी उसमें कम हो रही है। ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद जो सिक्रीशन होता है गैस्ट्रिन का, वो स्टिमुलेटेड होता है किसके द्वारा, बाय द प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल प्रोटीन डाइजेशन जो हम करते हैं उसके द्वारा काफी ज्यादा स्टिमुलेट हो जाता है। अल्टीमेटली द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इज ऑल्सो इंक्रीज, मतलब
प्रोसेस कुछ भी हुआ, मतलब अल्टीमेटली क्या होता है, जो गैस्ट्रिक एसिड का भी सिक्रीशन होता है वो बढ़ ही जाता है जब हम कोई चीज डाइजेस्ट करते हैं। लोकल रिफ्लेक्स क्या करते हैं, सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं, मतलब जब मतलब कोई कंडीशन हो रहा है जिसमें लो पीएच हो रहा है काफी ज्यादा, उसमें क्या करते हैं ये लोग पेप्सिनोजन का सिक्रीशन बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया गैस्ट्रिक फेज, जिसमें क्या क्या होता है कि फूड एंटर किया, उसके बाद से उसमें जिस तरीके के सेल्स या फिर जितने भी तरीके के फ्लूइड्स उसके मतलब फूड को एक्सपोज कराया जाता है, वो सारे प्रोसेस यहाँ पे होते हैं। ठीक है, अब आएंगे हम इंटेस्टिनल, मतलब इस फेज में क्या समझेंगे, इंटेस्टिनल मतलब वो खाना आपका स्टमक से आप इंटेस्टाइन की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, अब इंटेस्टिनल फेज हो गया। दिस फेज इंक्लूड्स, ये फेज कहां से स्टार्ट होता है, जब चाइम स्टार्ट होता है। चाइम अभी हमने पढ़ा एक तरीके का एसिडिक, मतलब स्टमक खाली हो रहा है। ठीक है, और वो फूड जो आपका या फूड जो भी बोलस है वो कहां पे आ रहा है, ड्यूडेनम की साइड में आ रहा है। ठीक है, तो वहां से ये फेज स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या करता है, इंटेस्टाइन मेनली क्या करता है, एक्सर्ट करता है इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। ठीक है, क्योंकि अब वो स्टमक से निकल रहा है, मतलब गैस्ट्रिक सिक्रीशंस बंद होने वाला है। ठीक है, और फिर वो क्या करता है, एक तरीके का सिफेलिक एंड गैस्ट क्या होता है, एक तरीके का मैकेनिज्म वहां पे काम करने लगता है, जिस जो आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, जिससे क्या होता है, एक उसको इंस्टिंक्ट आती है कि ये जो आपका इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन है वो होने लगा है, मतलब उस चीज का प्रोसेस हो रहा है, मतलब वहां पे अभी गैस्ट्रिक सिक्रीशंस बंद हो रहा है, तो मतलब एक तरीके का इधर प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। मतलब अब देखेंगे, अब ऑब्वियस है कि किसी के घर से कोई निकल रहा है और आपके घर में एंटर करने वाला, तो ये चीज आपको पता चल जाएगा। सेम प्रोसेस इन दोनों के बीच में होता है। अब ये किसके द्वारा होता है, एक तरीके का मैकेनिज्म होता है जो कि फॉलो करते हैं, जिसके द्वारा इंटेस्टाइन जो इंटेस्टिनल फेज होता है किसका, डाइजेशन का, वो पॉसिबल होता है। ठीक है, एंट्रोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस, सबसे पहले जो मैकेनिज्म है, सबसे पहला मैकेनिज्म कौन सा है, एंट्रोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिस्टेंशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लो पीएच ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड के मतलब काफी ज्यादा एसिड प्रेजेंट होने की वजह से उसका पीएच हमेशा डाउन होता है। जब एसिडिक कंपाउंड होगा तो पीएच हमेशा डाउन होगा। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोडक्ट इन अपर इंटेस्टाइन, सबसे ऊपरी इंटेस्टाइन के सबसे ऊपरी वाले भाग में क्या होगा, उसका ब्रेक डाउन होगा। फिर इरिटेशन कॉज होगा, मतलब जिसकी वजह से एक इरिटेशन कॉज होगा, म्यूकस एक जब इरिटेशन वहां पे कॉज होगा, जब वहां ब्रेकडाउन होगा तो उससे एक इरिटेशन कॉज होगा, जो कि एक रिफ्लेक्स एक्टिविटी की तरह हेल्प करेगा। वो क्या करेगा, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को रोक देगा बाय एक्स्ट्रिक और इंस्ट्रिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या वेगस की हेल्प से। मतलब प्रोसेस आप ये चीज समझिए कि आ, जैसे ही ड्यूडिनम जो पार्ट होता है, सपोज दैट ये ड्यूडिनम है और ये आपका है स्टमक। ठीक है, यहां से यहां पे फूड जाना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, एंट्रोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स काम करता है, जिससे जब यहाँ पे आता है ब्रेकडाउन होके फूड, तो यहाँ पे एक तरीके का इरिटेशन कॉज होता है, जिससे वो म्यूकस मेम्ब्रेन पता लगाता है और वो एक तरीके का रिफ्लेक्स सिक्रीट करता है कि यहाँ पे एसिड प्रोडक्शन आप रोक दीजिए। ठीक है, क्योंकि वो चीज हार्म कर सकता है किसको, इंटेस्टाइन को। अब उसके बाद एक तरीके का हार्मोनल मैकेनिज्म भी काम करता है। हार्मोनल मैकेनिज्म कैसे काम करता है, अब इसमें क्या होता है, डिफरेंट हार्मोन्स लाइक चोलेस, सिस्टोकाइनिन, उसके बाद गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, उसके बाद वेब जिसे बोलते हैं वैसो एक्टिव इंटेस्टिनल पॉलीपेप्टाइड, और कुछ स्टोमेटास्टिन रिलीज किए जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, फैट, हाइपर और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, और कोई इरिटेटिंग फैक्टर होगा उसके द्वारा, जिससे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिससे क्या होगा कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन उससे इनहिबिट हो जाएगा। मतलब कुल मिला के यही है कि जब क्या होता है, गैस्ट्रिक फेज से वो चीज इंटेस्टिनल फेज में जाने लगता है, यानी स्टमक से निकल के वो फूड इंटेस्टाइन में जाने लगता है, तो इंटेस्टाइन एक तरीके का वहां पे इरिटेशन कॉज होता है, जिससे एक लोकल रिफ्लेक्स काम करने लगता है, जिससे एक तरीके का मैसेज भेजा जाता है किसको, स्टमक को, कि आप एसिड सिक्रीशंस बंद कर दीजिए, उससे इंटेस्टाइन को हार्म होने वाला है। सो वो आपस के बीच में कोऑर्डिनेट करने का एक अलग तरीका है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि एसिड प्रोडक्शन कैसे होता है, फिर उसका रेगुलेशन कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, वो सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब पेप्सिन का रोल हमने पहले भी पढ़ा हुआ था
कि पेप्सिन कब सिक्रीट हो रहा है और कहां से सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। तो वो पॉइंट आप याद रखिएगा हमेशा, और वो एक फॉलोअप में पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर आपने पहला वीडियो ना पढ़ा हो तो आप वापस जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रखा होगा, आप वहां से जाके उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप स्टडी करेंगे तो आपको एक फ्लो में काफी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली, क्योंकि पहले मैं ये चीज एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन क्या होता है, एक पैक्ड रहता है किसमें, जाइमोजन ग्रेनुल्स होते हैं, ठीक है। इसमें पैक्ड रहता है, और पेप्टिक सेल्स जो होती हैं आपके स्टमक में जो प्रेजेंट रहती हैं, उससे सिक्रेट किया जाता है, ठीक है। जो पेप्सिनोजन होता है वो कहाँ पे होता है, जाइमोगन ग्रेन्यूल्स में होता है, और सिक्रेट किसके द्वारा किया जाता है, पेप्टिक सेल्स के द्वारा, जो कि आपके पेट में या फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जाइमोजन ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो रिलीज किए जाते हैं, एक्साइटोसिस करके एक प्रोसेस होती है, उसके द्वारा उस प्रोसेस में ये चीजें रिलीज की जाती हैं। पेप्सिनोजन को क्या पेप्सिनोजन फिर कन्वर्ट होता है किससे, पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, किसकी हेल्प से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जो कि पहले जो पेप्सिन मॉलिक्यूल्स जब फॉर्म हो रहा था उस टाइम पे जो प्रोसेस हुआ, यानी एसिड प्रोडक्शन के बीच में भी आप देखेंगे पेप्सिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। और उसके बाद जब ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है तो ये क्या करता है, ल्यूमन में एंट्री कर जाता है, स्टमक का जो ल्यूमन वाला पार्ट होता है उसमें एंट्री कर जाता है। फिर उसके बाद जब पीएच 3 से कम 3 पीएच यानी एसिडिक और उससे कम जब होता है तो पेप्सिन क्या करता है, एक्सर्ट करता है, ठीक है। एक्सर्ट मतलब आगे बढ़ता है या बाहर मतलब वहां से आगे मूव करता है, ठीक है, मैक्सिमम एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए, ठीक है। पेप्सिन फिर जब पीएच डाउन होता है, यानी पीएच काफी कम हो गया, मतलब फूड, अब आप देखेंगे ना जब फूड अंदर जाता है तो पेप्सिन का सॉरी नॉट पेप्सिन, एसिड का सिक्रेशन बढ़ जाता है। तो एसिड का सिक्रेशन जब बढ़ेगा तो एसिड का पीएच हमेशा डाउन होगा, ठीक है। जब एसिड का पीएच डाउन होगा तो पेप्सिन एक्सर्ट करेगा और वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी देने लगेगा। पेप्सिन एक तरीके का एंजाइम है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद पेप्सिन क्या करता है, ब्रेक करता है जितने भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल पेप्टाइड्स में। अभी आपने ये चीज पढ़ा होगा, ये क्या नाम है, प्रोटीन जो होता है वो पेप्टाइड चेन का मिलके बना होता है, एक लॉन्ग पेप्टाइड चेन होती है या पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, वो मिलके प्रोटीन बना देते हैं। तो क्या यहाँ पे क्या होता है, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देता है इनटू स्मॉल पेप्टाइड चेन्स में, ठीक है। कैसे, कैटलिस्ट की तरह, एक अब जितने भी एंजाइम है वो एक कैटलिस्ट का ही काम करते हैं, ठीक है। तो एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है इन क्लीवेजिंग कोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। जो जितने भी कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं इसमें उसको क्लीवेज यानी ब्रेक कर देता है, और जिससे क्या होता है, जितने भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे पेप्टाइड चेन में टूट जाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने ब्रेक डाउन कर लिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया है, ठीक है। उसके बाद विद इन द स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिन्योर अ प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अनफोल्ड एंड अमीनो एसिड चेन बिकम द मोर एक्सेसिबल टू द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स था, जो अनफोल्डेड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मतलब जो ब्रेक डाउन हो चुका है, वो क्या होता है, और अमीनो एसिड का जो चेन होता है वो काफी ज्यादा एक्सेसिबल हो जाता है, मतलब इजी हो जाता है, किससे, जो एंजाइमेटिक एक्शंस होने हैं उससे काफी ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि उससे उसका ब्रेक डाउन हो चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद पेप्सिनोजन जो होता है, पेप्सिनोजन क्या करता है, हमने यहाँ पे पढ़ा कि पेप्सिन का जो अनफोल्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का जो अनफोल्ड फॉर्म होता है, या फिर जो अमीनो एसिड होते हैं, या फिर जो चेन में मिली होती है, वो काफी ज्यादा एक्सेसिबल हो जाता है किसके, एंजाइमेटिक एक्शन से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है प्रोसेस, जो पेप्सिन होता है, ठीक है, वो तभी तक एक्टिव रहता है जब तक क्या रहता है, एसिडिक गैस्ट्रिक जूसेस वहां पे प्रेजेंट होती हैं स्टमक में, उनका सिक्रेशन होता रहता है, तब तक पेप्सिन एक्टिव होता है, ठीक है। एट द पीएच ऑफ 2.5, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, उस टाइम पे सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, ये चीज हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब स्पेसिफाई करके बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। अब जब पीएच 5 हो जाता है, यानी बेसिक की तरफ जा रहा है, तो फिर वो इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। मतलब 2.5 पे वेरी एक्टिव, मतलब जितना वो ग्राफ नीचे जाएगा उतना ज्यादा वो एक्टिव होता जाएगा, और जितना ही ज्यादा ग्राफ ऊपर जाएगा उतना ही इनएक्टिव होता जाएगा, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो सिक्रेट किसके द्वारा होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा होता है, ये चीजें आपको पता है क्योंकि हमने अभी गैस्ट्रिक सिक्रेशंस के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। जिसका पीएच कितना होता है, 0.8 होता है लगभग लगभग, ठीक है। अब जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट होता है एंड देन मिक्स होता है गैस्ट्रिक कंटेंट के साथ, उसके बाद क्या होता है, जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं उनका पीएच क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। कितना डिक्रीज होता है,
2.5 तक, ठीक है, एक आइडियल पीएच एक्टिविटी आ जाती है। जैसे आपने जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का जब सिक्रीशन होता है तो इसका पीएच रहता है 0.8, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब जितने भी गैस्ट्रिक जितने भी जूसेस होते हैं, जितने गैस्ट्रिक जूस होते हैं, वो डायरेक्टली वो क्या करते हैं, वो दोनों के साथ बाइंड अप होते हैं और इसका पूरा का पूरा पीएच कितना ले आते हैं, 2.5 के लगभग, ठीक है, इसके अप्रोक्सीमेटली लेके आते हैं, जिससे क्या होता है, एक सही फंक्शनिंग यानी आइडियल गैस्ट्रिक नेचर स्टमक में प्रेजेंट हो पाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पेप्सिन का ब्रेक डाउन होता है। पेप्सिन क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है किसका, डायट्री प्रोटीन का इनटू इंडिविजुअल अमीनो एसिड या फिर वही पेप्टाइड चेन वगैरह की जैसे, और फिर क्या करता है, एग्जिट कर देता है स्टमक के आगे। मतलब क्या करता है वो, यहाँ पे उसने ब्रेक डाउन कर दिया, जैसे हमने पढ़ा ना, स्टमक में ब्रेक डाउन का मोस्टली काम होता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर लिया, उसके बाद उसको आगे मूव कर दिया। नियरली 10 to 25 ऑफ प्रोटीन डाइजेशन इज कैरिड आउट बाय द पेप्सिन, ठीक है। मतलब 10 to 20% जो प्रोटीन डाइजेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, पेप्सिन के द्वारा, ठीक है। बाकी वो ब्रेक डाउन करता रहता है, फिर आगे वो फर्दर मूव कराता रहता है, ठीक है। ये फंक्शन आपका कंप्लीट हो गया। पेप्सिन आप समझ गए कैसे कैसे होता है, उसका पहले ब्रेक डाउन कराता है, ब्रेक डाउन कराने के बाद वो आगे इंटेस्टाइन में मूव कराता रहता है। ब्रेक डाउन कैसे कराता है वो, पेप्सिन का हेल्प, पेप्सिन जो पेप्सिनोजन होता है उससे पेप्सिन का फॉर्मेशन होता है, जिसके साथ वो फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बॉन्ड करता है, फिर वो चीज उसको ब्रेक कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शंस लिखे हुए हैं, अब फंक्शन ऑफ स्टमक हम पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ स्टमक में क्या है, हमने पहले भी वो चीजें पढ़ी हुई हैं सारी चीजें। जैसे ये प्रोवाइड करता है एक हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट, जिससे क्या होता है, गैस्ट्रिक प्रोडक्शन होता है, और उससे क्या होता है कि हमारा जो फूड है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और उसका ब्रेकडाउन प्रॉपरली हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सिक्रीशन करता है किसका, 2 और 3 लीटर ऑफ गैस्ट्रिक एसिड पर डे। और उससे क्या होता है, गैस्ट्रिक एसिड से, अब गैस्ट्रिक एसिड आपको पता ही, अभी जस्ट हमने पढ़ा उसके बारे में कि वो काफी ज्यादा हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है, मतलब जब डाइजेशन होना होता है प्रॉपर, इसका ब्रेकडाउन होना हो या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टमक को बचाना हो, बहुत सारे उसके वर्किंग होते हैं, बहुत सारे वर्किंग प्रोसेस होते हैं, ठीक है। फिर पेप्सिनोजन भी होता है, पेप्सिनोजन सिक्रेट किया जाता है गैस्ट्रिक के द्वारा, जो कि क्या होता है, काफी चीफ सेल होता है, यानी मेन सेल होता है, मेन सेल वॉल के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, जो कि बाद में क्या हेल्प करता है, पेप्सिन बनने में हेल्प करता है और आपके पीएच के लो कंडीशन को भी मेंटेन रखता है, ठीक है। फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 जो आपका साइनोकोबालामिन होता है, वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन वो स्मॉल इंटेस्टाइन पे डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। तो हमने फंक्शन पढ़ लिया है स्टमक का, तो हमें मेनली पता ही है, और हम ये चीज स्टार्टिंग से डिस्कस करते आ रहे हैं कि स्टमक का क्या काम है, क्या काम है, सारे काम हम ऑलरेडी डिस्कस करते आ रहे हैं, तो वो सारी चीजें आप फंक्शंस में अच्छे से बना के लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं किस पे, स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आपने पहले भी पढ़ा होगा उसके बारे में, बस वही सारी चीजें हमें पढ़नी है, बट यहाँ पे हम एक उसके सही मैकेनिज्म यानी फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि उसका वर्किंग प्रॉपरली कैसे होता है और कौन कौन सी, यानी एनाटॉमी इसलिए पढ़ते हैं हम क्योंकि उसकी चीजें हमें जाननी है। बिना चीजों को जाने की, मतलब अगर कोई प्लेस है, उस चीज को हम बिना जाने वहां के बारे में तो समझ नहीं सकते, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर, उसकी सारी चीजें, उसकी लेयरिंग वगैरह जानना जरूरी है कि वो कहाँ से क्या प्रोसेस होता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में सबसे पहले पढ़ा होगा आपने कि ये जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, वो लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा होता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो एक पोर्शन होता है किसके बीच में, स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में ये लाया करता है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा लॉन्ग होता है और हाईली कन्वर्टेड होता है, ट्यूब की तरह होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो कि आपके 90% न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम इनडाइजेस्टेड फूड। मतलब जो आपका स्टमक से आगे मूव करके गया, वहां पे जो 90% उसका डाइजेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा होता है, ठीक है। ये मेन साइट है किसका, एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। जो ADME की प्रोसेस होती है, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है, ADME एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। ये 3 मेन प्रोसेस होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला ADA जो होता है एब्जॉर्प्शन, वो कहां पे सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। उसके बाद इसका जो इंटरनल वॉल होता है वो फोल्डेड होता है फ्रॉम विली करके एक फिंगर लाइक टिश्यूज होते हैं, उससे ये पूरा का पूरा जो होता है स्ट्रक्चर होता है वो पूरा का पूरा फोल्डेड रहता है। ईच ऑफ द विली इज फर्दर कन्वर्टेड इन द माइक्रोविली, ठीक है। विली फिर पहले इंटेस्टाइन की वॉल इंटरनल वॉल जितनी है वो विली में
फोल्डेड रहती है, फिर वो चीज आगे कवर्ड रहती है किसके, माइक्रोविली से, जो कि स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। फिर ये दोनों के प्रेजेंस से, ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ बोथ विली एंड माइक्रोविली इज इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन। ये दोनों की मदद से क्या होता है, वहां का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और ये चीज आपको पता है कि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। ठीक है, ये नॉर्मल सा फिजिक्स का रूल है। अब ये आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पता चल गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, कैसे काम करता है, सारी चीजें, शेप एंड साइज। अब हम चलते हैं इसकी मेन एनाटॉमी पढ़ते हुए कि इसकी एनाटॉमी कैसे होती है, क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एनाटॉमी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन दिया हुआ है। ठीक है, स्ट्रक्चरली इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं इसके पार्ट्स में। ठीक है, अलग अलग स्मॉल इंटेस्टाइन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर में देखेंगे, ये आपका हो गया स्टमक। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा, स्टमक के बारे में हम रीड कर रहे थे, और ये नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है, तो पहला पार्ट किसका है, इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम। ठीक है, और उसके बाद जियोजेनम आता है। ठीक है, जियोनम आता है, उसके बाद क्या आता है, सो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया स्टमक। ठीक है, फिर उसके बाद सॉरी फर्स्ट पार्ट नहीं, ये अलग पार्ट हो गया स्टमक, यहाँ पे ये कनेक्ट होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन शुरू होता है, जिसमें सबसे पहला पार्ट क्या आता है, ड्यूडेनम आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये जो मेस स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलेंगे, जियोजेनम बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। उसके बाद ये एंड पॉइंट आता है जो कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है, वो होता है इलम। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के। ठीक है, ये तीनों के बारे में हम आगे इसकी एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम का जो मेन वर्ड है, ठीक है, ये एक तरीके का ड्यूडेनम जो है, ड्यूडेनम डाइजेस्टोरम वर्ड था। ठीक है, एक लैटिन वर्ड था जिसका मीनिंग था इंटेस्टाइन मेजरिंग 12 फिंगर ब्रेडेथ इन द लेंथ। ठीक है, मतलब ये पूरी के पूरी साइज और इंटेस्टाइन के उसके विड्थ एंड लेंथ को पूरी तरीके से इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब ये क्या होता है, इनिशियली जो होता है वो काफी स्मॉल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, स्टार्टिंग में काफी ज्यादा छोटा होता है, बट एनाटॉमिकली इट इज अ हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हॉलो ट्यूब की तरह होता है, और कनेक्टिंग करता है किसको, स्टमक को जियोजेनम से। ठीक है, जियोजेनम मतलब बीच वाला पार्ट, और स्टमक को कौन कनेक्ट करता है, ड्यूडेनम कनेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद मेजोरिटी ऑफ जो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोसेस होता है वो कहाँ टेक प्लेस करता है, ड्यूडेनम में लेता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये टोटली सब डिवाइड होता है। ठीक है, अब इसके एनाटॉमी में पढ़ेंगे, सब डिवाइड होता है कितने में, 4 सेक्शंस में। ठीक है, ये 4 सेक्शंस में होता है। फर्स्ट क्या होता है, जो स्टार्ट होता है वो ड्यूडेनल एंड से स्टार्ट होता है, मतलब जहां से पाइलोरस यानी आपका जहां से स्टमक कनेक्ट हो रहा था। ठीक है, उसके बाद टर्मिनेट कहां होता है, ड्यूडेनोज्यूनिनल फ्लेक्सस के पास में। ठीक है, जहां पे क्या ये जियोजेनम से बॉन्ड करता है, मतलब एक स्टार्टिंग का और एक एंड का पॉइंट। ठीक है, वो दोनों चीजें हो गई, जो कि सराउंडेड होता है किसका, लेगामेंट ट्रेजिटा। ठीक है, जो कि क्या होता है, एक पेरिटोनियल फोल्ड होता है किसका, आपका मसल्स फाइबर का। ठीक है, ये हो गया ड्यूडेनम के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे जियोजेनम के बारे में। ये आपका एक पार्ट है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ, ड्यूडेनम और इलम के बीच में। ठीक है, अब ये स्टार्ट कहाँ पे होता है, ड्यूडेनोज्यूनिनल फ्लेक्सस के बाद उसका फॉलो करता है किसको, उसका कन्वर्टेड पाथ जो होता है उसको फॉलो करता है, अल्टीमेटली कंटिन्यू इन द फॉर्म ऑफ इलम। ठीक है, मतलब वहां से आगे बढ़ता है, फिर फॉलो करता है, देन इलम में जाके कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मेसेंट्री जो होता है, इसका एक फोल्डेड टिश्यू होता है जो कि अटैच रहता है किसके साथ, जियोजेनम के साथ में। ठीक है, जियोजेनम एंड इलम। ठीक है, इससे क्या करता है, जो आपकी एब्डोमिनल की वॉल होती है यानी बैक वॉल जो उसकी होती है, उसके साथ ये अटैच रहता है, और क्या करता है, एक तरीके का मोबिलिटी इंपार्ट करता है, मतलब लेके आता है टू द बॉल, जो आपके बॉल सिक्रीशंस वगैरह बॉल जितने भी होते हैं उससे टू द लार्जर एक्सटेंट। ठीक है, मतलब एक ज्यादातर एक मोबिलिटी लेके आता है आपके इंटेस्टाइन में, ताकि वो सही से फंक्शन कर सके, क्योंकि आपने इंटेस्टाइन देखा होगा, वो ऐसा नहीं है कि बोन लाइक एक ऐसा हार्ड सा स्ट्रक्चर है, वो एक मूवेबल है, वो मूव करता रहता है। मतलब आप अगर देखेंगे, आप नीचे की तरफ लेटते हैं तो यहाँ के जितने भी मसल्स ऑर्गन्स हैं या अंदर के, वो बाहर, मतलब यहाँ आपको पेट पे फील हो सकते हैं। ठीक है, वो अगर आप पीछे ले डाउन करेंगे तो यहाँ आपका पेट नीचे होता है। ठीक है, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि वहां पे मोबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, इट कंप्राइज ऑफ मसल्स टू हेल्प द मूवमेंट ऑफ फूड अलोंग विद द बॉल्स। ये काफी ज्यादा हेल्प करता है फूड मूवमेंट में। बॉल्स के साथ जो बॉल्स प्रेजेंट होते हैं, बॉल सिक्रेशन जो होती है, उसके साथ जो फूड मूवमेंट काफी ज्यादा तरीके से हेल्प हो जा सके, उसके लिए इसकी मोबिलिटी काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। उसके बाद इलम आ गया। इट
फिर ये क्या होता है, ये लोअर एंड होता है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, और कंटिन्यू करता है किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। उसके बाद ये सीकम से जाके मिलता है। सीकम क्या है, सीकम आपका लार्ज इंटेस्टाइन का नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, पहला पार्ट वो है, ठीक है। और इसका कोई सिग्निफिकेंट मतलब एनाटॉमिकल पॉइंट नहीं है जहां पे वो सेपरेट हो सके किसके साथ, जियोजिनम के साथ में। बट इसका एक स्ट्रक्चर है, मतलब लाइक एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर है किसका, इलम के डिफर में, जो कि पूरा के तरीके से उसके लेंथ से अलग है, ठीक है। उसके बाद द डायमीटर ऑफ इंटेस्टाइनल ल्यूमन डिक्रीज होता है किसके, टुवर्ड्स द इलम, मतलब जब इलम की तरफ वो चीज बढ़ता है इंटेस्टाइन, तो वहां पे क्या होता है, वो उसका डायमीटर जो होता है वो मतलब पतला होता जाता है। ऊपर में देखेंगे, ऊपर में पतला, और ये नीचे में जब बढ़ता रहता है तो मोटा होता रहता है। जब वो जियोजिनम में होता है वो मोटा रहता है, फिर उसके बाद इलम में जब वो आगे की तरफ बढ़ता रहता है तो वो डिक्रीज होता है, मतलब एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट में हमेशा वो छोटा होता है, और बीच में उसका साइज एक्सपेंड होता रहता है, ठीक है। इकोकल जो वेव होती है इसमें प्रेजेंट होती है, जो कि सेपरेट करती है किसको, सीकम को, ठीक है। ये मतलब इसको क्या नाम है, इलम को सीकम से कौन अलग अलग डिपार्ट करता है, इकोकल वेव, ठीक है, जिसको आईसीबी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, कुछ प्रोसेसेस परफॉर्म करता है, जैसे क्या करता है, एक तरीके का पैसेज देता है किसको, जो मूवमेंट्स ऑफ फूड जितने होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में जिनको जाना हो वो जाए। बाकी आपका एब्जॉर्प्शन का काम करता है, डाइजेस्टिव जूस के सिक्रीशंस में भी हेल्प करता है, ठीक है। और केमिकल डाइजेशन के प्रोसेस जो होता है वो भी मोस्टली कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। केमिकल डाइजेशन ऑफ किसका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये तीनों के जितने भी कंप्लीट प्रोसेस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सॉलिटरी लिम्फ फॉलिकल्स और जो एग्रीगेटेड लिम्फ फॉलिकल्स होते हैं उनको भी एक तरीके का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम द माइक्रोब्स, की आगे जो सर्वाइवल एंटी माइक्रोबियल एक्शंस है वो सारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा वो चीज को किल कर दे या फिर उन चीज को प्रिवेंट करे, ठीक है। उसके बाद दो सिग्निफिकेंट हार्मोन्स भी सिक्रेट करता है, ठीक है, चोलसाइटोकाइनिन और सेरेटिनिन, ठीक है। ये सेक्रेटिनिन और ये चोलसाइटोकाइनिन जो CCK और सेक्रेटिन, ये दोनों दो हार्मोन सिक्रेट करता है सिग्निफिकेंट। और उसके बाद तीसरा पॉइंट, इट इज अ साइट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन यहीं से होता है। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस करेंगे और आगे फर्दर पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थैंक यू। कोई क्वेरीज हो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो आप वो भी दे सकते हैं, हम आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। आज के लिए बस